बच्चों, आज हम 2025 के 346 जेयू को हल करेंगे। इससे पहले मैं इसके 3 भाग बना चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें जो हमने पहले इसका पार्ट 2 बनाया था, उस पार्ट 2 में हम 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। ठीक है, 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कर लिया था। आज हम 5 को हल करेंगे। तो 5 में क्या कह रहा है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है। उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछा गया है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मैंने एक आपको इमेज दिखाई है। इस इमेज में आप देख रहे हो कि बीच में जो है वो एक मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो बीच का जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल जो है वो हाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करता है कि जो इधर उधर फील्ड फैली हुई है उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड फैली है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो प्रवेश करने की कोशिश करती है, जिससे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वस्तु के अंदर जा रही है, मतलब किसी पॉइंट पर सिकुड़ रही है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि ये कहीं पर कोई ऐसी वस्तु रखी हो जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रही है जैसे एक वृत्त है और उस वृत्त की जैसे त्रिज्या है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिल में हमारा रिम होता है, रिम में जो तीलियां होती हैं तो वो सारी की सारी तीलियां धुरी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियल फील्ड होती है वो बिल्कुल इसी की तरह होती है। ये जो धुरी पर या फिर तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ये जो तीलियां हैं या धुरी पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या ऐसा निकल लगता है कि ये धुरी से बाहर निकल रही हैं। तो ये चित्र आपको जो है कुछ साइकिल के रिम जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, और इसमें जो बीच में मैग्नेटिक कोर लगा है ये आपको धुरी की तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अगर हम मतलब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि अगर कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार है कि वह एक वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश फैल रही हैं या उस वृत्त के केंद्र की ओर सिकुड़ती हुई हैं या सिकुड़ती हैं, तो हम उस चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यही मैंने आपके लिए लिखा है। देखिए आप किसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं वृत्त के केंद्र से त्रिज्या के अनुदिश फैलती या केंद्र की ओर सिकुड़ती हैं, तो उसे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यही तो मैंने आपको समझाया था। ये जो चित्र मैंने आपको पहले दिखाया था फिर से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, कि ये जो इसमें जो है ये जो रेखाएं हैं ये या फिर तो केंद्र की ओर आ रही हैं या फिर केंद्र से बाहर जा रही हैं। तो ये अगर ऐसी ही चुंबकीय बल रेखाएं कहीं बनती हैं तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए। अब इसमें चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाना है। तो चल कुंडली धारामापी क्या होता है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम सूक्ष्म विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका सिद्धांत पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि धारामापी क्या होता है। धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे सूक्ष्म धारा को मापा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, ये इसका सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, इसमें एक
कुंडली होती है, ठीक है, और इस कुंडली पर एक बलाघूर्ण लगता है और ये बलाघूर्ण इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने की कोशिश। आप देख रहे हैं कि ये एक चल कुंडली धारामापी का चित्र बना हुआ है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें एक जो है बाला बल आघूर्ण टाउ बराबर NIBA साइन थीटा होता है, ठीक है, जहां n जो है फेरों की संख्या है, b जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, a कुंडली का क्षेत्रफल है, थीटा कुंडली तल पर लंब व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण है, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है, जिसमें जो टर्म यूज हुए मैंने वो लिख दी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा कॉइल होता है, कुंडली होती है, ये जो मैंने आयताकार कुंडली बनाई, इसके बीच में एक बेलनाकार क्लोड लगा दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बेलनाकार क्लोड क्यों लगा दिया गया, ठीक है। तो इसे जो है समझना बहुत आवश्यक है। तो समझने के लिए हमने अभी शुरुआत में आपको जो है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। देखिए मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी एक कि कहीं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से है, जैसे ये जो है हमारा एक प्लेन है, ये जो आप चूड़ी देख रहे हो ये प्लेन है, और इस प्लेन पर जैसे ये जो लाइन हमने तीलियां रखी हैं, लकड़ियां रखी हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हैं, ठीक है। तो ये जो अगर आप इन लकड़ियों को चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं तो ये आप देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लकड़ियां जो हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये इस बिंदु पे मिल रही हैं इधर से आके, ठीक है, और या फिर ऐसा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर ये जो बीच में चूड़ी दिख रही है, अगर इस चूड़ी को आप जो है कुंडली मान लो, ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो तल के हमेशा लंबवत होता है। और ये जो तीलियां हैं ये हमें क्या दिखा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही हैं। तो अगर हम मान लें कि इसका जो एरिया वेक्टर है, ये आपको हम ये क्या इससे दिखा रहे हैं पेन के कैप से, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया A, ठीक है। और ये जो तीली है, ये तीली हो गई चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर आप इनके बीच का कोण देखें तो ये हमेशा जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एरिया वेक्टर A और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच हमेशा कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम जो है चल कुंडली धारामापी में प्रयोग करते हैं। चल कुंडली धारामापी में हम क्या करते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से क्या होता है कि जो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। आशा करते हैं ये आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसा हमने आपको समझाया था कि धारामापी में ध्रुव खंडों नॉर्थ पोल व साउथ पोल N व S को बेलनाकार व कुंडली के भीतर क्रोड रखकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाया जाता है, जिससे थीटा का मान 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो टाउ बराबर हो जाएगा NIBA साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो हमारा ये हो जाएगा NIB, इसे मान लेते हैं समीकरण A। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कुंडली थी, धारावाहिक कुंडली, ये एक तार से लटकाई गई थी पत्ती, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है। तो जब ये कुंडली घूमेगी तो ये जो तार है, इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी, मतलब ये तार ऐंठ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो ये कोई तार है और हम इसे जो है ऐसे ऐंठेंगे तो ये तार घूमेगा नहीं। तो ऐसे ही ये तार भी यहाँ पे क्या होता है, घूमता है। तो इसके लिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी तार में 1 डिग्री का ऐंठन होता है, मतलब तार 1 डिग्री घूमता है, ऐंठता है, तार को ऐसे ऐंठेंगे तो तार कितना ऐंठ गया, 1 डिग्री ऐंठ गया।
तो वहां पे जो बलाघूर्ण निकलता है या बलाघूर्ण जो उत्पन्न होता है तार के अंदर, उसे हम कहते हैं टोरिजिनल रिजिडिटी, मोरण दृढ़ता, सी। क्या बोलते हैं इसे? मोरण दृढ़ता। ठीक है। अगर 2 डिग्री ऐंठोगे तो कितना मोरण दृढ़ता आएगा? 2c। अगर 3 डिग्री ऐंठोगे तो कितना आएगा? 3c। ऐसे मान लो आप 5 कोण ऐड देते हो तो कितना हो जाएगा? 5c। ये जो है प्रत्यानयन बलाघूर्ण होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है। तो जब भी कोई तार ऐंठा जाता है तो उसके अंदर जो है वो एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उस बलाघूर्ण को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ। अगर आप तार को या पत्ती को 5 डिग्री ऐंठोगे तो उसमें जो है वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? सी। इस सी को हम क्या कहते हैं? मोरण दृढ़ता, टोरिजिनल रिजिडिटी। और टोरिजिनल रिजिडिटी क्या होती है कि 1 डिग्री ऐंठने पर जितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, सी। ठीक है। 1 डिग्री कोण ऐंठने पर जितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं टोरिजिनल रिजिडिटी, मोरण दृढ़ता। ठीक है। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाता है? 5c। मतलब जब किसी तार को ऐंठते हैं तो उसके अंदर कितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है? टाउ बराबर 5c। तो यही हमने आगे लिखा है। यदि पत्ती की मोड़न दृढ़ता c है, मोड़न दृढ़ता क्या बताई थी मैंने कि किसी भी तार को ऐंठने पर 1 डिग्री अगर ऐंठा जाए तो उसके अंदर जितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे टोरिजिनल रिजिडिटी, मोड़न दृढ़ता c कहते हैं। तो 5 डिग्री अगर ऐंठ दिया तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? c5। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, जहां 5 पत्ती में ऐंठन है। ऐंठन मतलब कितना उसे मोड़ा गया है। साम्यावस्था में जो बल आघूर्ण होता है और प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया NIAB बराबर C5। I बराबर हो गया C बटे NAB इंटू 5। ये CNAB ये पूरा नंबर कांस्टेंट रहता है तो हम इसे लिख देते हैं K, जहां K बराबर कितना है? C बटे NAB एक नेतांक है जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। ठीक है। अतः अगर हम इस नियतांक को हटा दें तो I बराबर I प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5। मतलब जितना भी डिफ्लेक्शन होगा, कुंडली जितनी ज्यादा घूमेगी, इसका मतलब उस कुंडली में उतना ही धारा ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार कुंडली के घूमने से, कुंडली के विक्षेप से हम धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही धारामापी का सिद्धांत है। अब इसी में अगला प्रश्न पूछा गया था कि धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो धारामापी की सुग्राह्यता क्या होती है? धारामापी की सुग्राह्यता होती है कि अगर हम थोड़ा सा भी करंट फ्लो कराएं तो तुरंत कुंडली घूम जाए। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये धारामापी सुग्राही है। और अगर मान लो कुंडली में कोई विक्षेप होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं प्रवाहित हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये धारामापी सुग्राही नहीं है, ये रिजल्ट सही नहीं दे रहा है। ठीक है। तो धारामापी में एक होता है धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता S बराबर होता है 5 बटे I, मतलब विक्षेप, कुंडली में विक्षेप बटे कुंडली में प्रवाहित धारा। तो फिर आपको मालूम है कि साइन I बराबर 5 बटे I का मान हमने ऊपर निकाल लिया था, C बटे NAB 5, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा जो सूत्र है ये आ जाता है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का। किसका आ जाता है? धारा सुग्राह्यता। तो आप देख रहे हो सूत्र से स्पष्ट है कि NAB मतलब फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ानी है तो या फिर तो आप क्या करिए, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए या जो तुमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उसे बढ़ा दीजिए। या साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि आप ऐसी कुंडली, ऐसा तार लें जिसका मोरण दृढ़ता कम हो। सी क्या होता है? मोरण दृढ़ता। मतलब जिस तार से तुमने कुंडली को लटकाया है उस कुंडली का मोरण दृढ़ता, टोरिजिनल रिजिडिटी C का मान कम हो।
क्योंकि आपको दिख रहा है कि सी प्रोपोर्शनल है, सॉरी एस आई प्रोपोर्शनल है 1/c के। तो अगर आप सी का मान कम लेंगे तो एस आई का मान मतलब सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो यानी कि आप साफ साफ देख रहे हो कि किसी धारा मापी की सुग्राहिता अगर बढ़ानी है तो आप क्या करें, या फेरों की संख्या बढ़ाएं, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएं, या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएं। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो कि आपने जिस तार से कुंडली को लटकाया है उस वो तार ऐसा लें जिसकी टोरिजिनल रिजिडिटी मतलब मोड़न दृढ़ता कम हो। तो भाई मैंने नीचे लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि धारा मापी की सुग्राहिता एन ए बी का मान बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है तथा सी का मान घटाकर भी बढ़ाई जा सकती है। सी क्या है? टोरिजिनल रिजिडिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना के उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसमें जो अगला प्रश्न है, अगला क्या कह रहा है? 5 खा। ठीक है, 5 खा कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? इसके 0 से शिखर मान तक प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब इस प्रश्न में दे रखा था, क्या दे रखा था कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे 5 खा वाला प्रश्न है हमारा। 5 खा, इसमें दे रखा है शिखर मान दे रखा है I0। ठीक है, I0 बराबर बता रखा है इसने 14.14 एम्पियर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसकी जो आवृत्ति है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति को n से हम दिखाएंगे यहां पर, यह है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसके 2 चक्रों का धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। तो पहले तो इसी को हल करते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए आप लोगों को मालूम है कि इसका जो है हम धारा और समय ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसे होता है। इधर के लिए हमारा समय है और इधर के लिए हमारी धारा है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो आपको मालूम है, आपको खूब पढ़ाया गया होगा, जो एसी करंट होता है या एसी वोल्टेज होता है उसका जो ग्राफ है धारा और समय के बीच, वो इस तरह से आता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ना, ये मैंने एक चक्कर बनाया है। पहले धारा का मान अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर ऋणात्मक में अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ। तो ये एक चक्कर पूरा हुआ। जहां से धारा शुरू हुई थी वहीं पे फिर से वापस लौट के आ गई। ठीक है, अब दूसरा चक्र भी बनाना है। ठीक है, तो ये दूसरा चक्र बन गया। यहां से धारा फिर 0 हुई और फिर यहां से चली और फिर ये जो है यहाँ ऐसे आ गई। तो यहाँ 2 चक्र हो गए पूरे। ठीक है, कुछ तो कहेंगे सर ये जो है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 हो गए। बना जी, 4 नहीं हुए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक साइकिल हाफ साइकिल ऊपर एक हाफ साइकिल नीचे, ये मिला के एक चक्कर होता है। इतना याद रखिएगा सभी लोग। प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्कर ऊपर और एक चक्कर नीचे, ये आधा चक्कर ऊपर आधा चक्कर नीचे मिला के एक चक्कर पूरा होता है। और चित्र थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये वाला जो है बराबर ही रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है तुम्हारा ग्राफ जो है जितना ये है उतना ये रहेगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसा भी बनाओ एग्जाम में समझ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन कोशिश करिए कि जो जितने भी ये तुम्हें पीक दिखाई दे रहे हैं इनकी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए।
ठीक है, तो अगर आप इतना चित्र बना दे तो ये प्रश्न सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सही होगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको नामांकन और करना पड़ेगा, सब चीज बतानी पड़ेगी क्या क्या है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ऊपर अधिकतम वैल्यू तक जा रहा है, इस अधिकतम वैल्यू को हम कहते हैं शिखर मान I0, और इस I0 का मान दे रखा 14.14 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ये जो नीचे के लिए अधिकतम मान है, ये भी कितना होता है, ये भी होता है I0। ठीक है, 14.14 एम्पियर। ठीक है, यहां पे ये एक चक्कर ऊपर, आधा चक्कर ऊपर, एक आधा चक्कर नीचे, ये पूरा एक चक्कर हो जाता है, तो ये 2 चक्कर हो गए। तो 2 चक्कर वाली बात तो कंप्लीट हो गई। अब हमने जो है यहाँ पे जो धारा का अधिकतम मान था वो तो दिखा दिया, अब समय भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो होता है आवर्तकाल T। तो हम इस T का मान पता करना पड़ेगा। तो T का मान पता करने के लिए आपको मालूम है कि आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, आवर्तकाल T बराबर ये होता है 1/f, f मतलब आवृत्ति। ठीक है, तो T बराबर हो जाएगा ये 1/50। इसे जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 सेकंड। मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 0.02 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस ग्राफ में हम क्या दिखाएंगे कि जो आवर्तकाल है वो यहाँ पे T बराबर 0.02 सेकंड है। ठीक है, तो यहां पर इसका डबल हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 0.04 सेकंड। ठीक है, यहां पर जो यहां से यहां तक का समय जो है वो 0.02 है, तो यहां पे आधा रह जाएगा, मतलब 0.01। ठीक है, अब अगर तुमसे ये जो जहां पे अधिकतम समय, अधिकतम धारा है, यहां पर अगर पूछा जाए तो आपको मालूम है कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों के बीच का है, तो यानी कि ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.005 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो है 2 पूरी साइकिल्स को बना दिया, 2 पूरे चक्र बना दिए, किसके, इस AC धारा के। ठीक है, जिसका शिखर मान कितना है, जिसका शिखर मान है 14.14 एम्पियर, और आवृत्ति कितनी है, F। तो अगर किसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और शिखर मान जो है 14.14 एम्पियर है, तो उसकी 2 धाराओं, 2 पूर्ण चक्रों का ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस समय को भी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03 सेकंड। ठीक है, अब जैसे ये आधी साइकिल पूरी हुई, कितने में हुई, 0.01 सेकंड में। ये आधी साइकिल पूरी हुई तो कितना समय हो गया, 0.02 सेकंड। अब यहां 3 आधी साइकिल पूरी हो गई तो 0.03 सेकंड। ठीक है, यहां 4 आधे साइकिल हुई तो 0.04 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आपका जो प्रश्न में ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बता दिया है। अब इसमें कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, क्या होता है, IRMS, और IRMS बराबर होता है I0/√2। ठीक है बच्चों, I0 का मान दे रखा 14.14/√2 का मान आपको मालूम है 1.414। अब आप क्या करिए कि ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, 14140, और नीचे से भी जो है ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, ये 1414 आ गया, तो ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10। तो IMRS का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो ये दूसरा आंसर आ गया कि धारा का जो है वो
वर्ग माध्य मूल मान बताइए। ये आंसर हो गया आपका। अब इसी में कह रहा है धारा का मान शून्य, शून्य मतलब यहां से कहां तक जाता है, शिखर मान तक। शिखर मान यही तो है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है, आप ग्राफ पे देख लीजिए, 0.005 सेकंड। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक है, कि ग्राफ से स्पष्ट है कि धारा का मान शून्य से शिखर मान तक जाने में 0.005 सेकंड का समय लेता है। तो ये दूसरा आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया, धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी निकाल दिया, और ये भी बता दिया कि धारा का मान शून्य से शिखर मान तक कितने समय में होता है, 0.05 सेकेंड में। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमने हल कर दिया। हाँ, आप ये जो दे रखा था कि धारा का जो मान जो है वो शिखर मान तक कितने समय में पहुंचता है, तो इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप आवर्त काल को 4 से भाग कर दो, तो जो धारा का मान होता है वो शून्य से I0 शिखर तक, ठीक है। धारा का मान शून्य से शिखर मान तक जाने में कितना समय लगता है, आवर्त काल बटे 4। अगर आप आवर्त काल को 4 से भाग कर दोगे तो आपको वह समय पता चल जाएगा जिसमें धारा शून्य से शिखर मान तक पहुंच जाती है। लेकिन हमने इस प्रश्न में पहले ही ग्राफ बना रखा था, तो हमने ग्राफ से पता कर लिया कि धारा का मान इस शून्य से शिखर तक जाने में कितना समय लेता है, 0.05 सेकंड। और अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ इस प्रश्न में जो आवर्त काल है वो 0.02, अब आप इसे 4 से भाग करिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न भी हल कर लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल था, इसे समझाने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जब आपको आएगा और आप इसे हल करोगे तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकोगे। अगला प्रश्न है 5 में कह रहा है कि विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है बहुत अच्छा है। बहुत लोग इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में एक बहुत कठिन टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन पे जो है ज्यादातर लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। और आइए मैं आपको ये प्रश्न दिखाता हूं कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, मैं पहले आपको ये प्रश्न समझा ही देता हूं, बाद में दिखाऊंगा कि इसे लिखना कैसे है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो विद्युत चुंबकीय वाला चैप्टर है उसका पीछे का इतिहास पता करना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न हुई, इसका क्या कारण था, मैक्सवेल के दिमाग में कैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है आइडिया आया। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको जो एक कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर की चार्जिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको जैसे थोड़ा सा समझा रहा हूं, थोड़ा सा क्या पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा समझा दूं कि क्या है कि एक मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा जो है टाइम वेरिंग है, मतलब समय के साथ चेंज होती है, बढ़ती भी है और घटती भी है। तो ये जो प्लेटें हैं, इस एक प्लेट पर तो आवेश प्लस क्यू हो जाएगा और दूसरी पर आवेश जो है वो माइनस क्यू हो जाएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैक्सवेल ने सोचा था, वो मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा आपको। ठीक है, कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर हम इस संधारित्र के बाहर, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर कोई एक बिंदु लें और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे।
ठीक है, ये एक तार है, इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई टी, मतलब ये आई मतलब धारा आई प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये धारा समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो हम जो है इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे मन में दो आते हैं। एक तो बायो सावर्ट का नियम आता है, लेकिन वो यहां पर लग नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरा आता है एम्पियर परप्रथीय नियम। एम्पियर परप्रथीय नियम में क्या होता है, वो कहता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू जीरो इंटू आई टी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहां पे अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच का जो कोण होता है, वो थीटा जो होता है वो क्या होता है, जीरो। चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच का कोण क्या होता है, जीरो। ठीक, यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाते तो इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर म्यू जीरो आई टी, यही तो हो जाएगा। बी बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू जीरो आई टी। ठीक है, तो ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन डीएल का मान होता है 2 पाई आर पर दी। अब हम ये आपको समझाएंगे नहीं, ये हम मान लेते ये जो बिंदु P है, इस बिंदु से एक हमने ऐसे क्लोज लूप बना लिया। इस क्लोज लूप की त्रिज्या जो है वो कितनी है, आर है। ये डेरिवेशन हम जो है जब एम्पियर लॉ पढ़ते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हम डी इंटीग्रेशन डीएल को क्या लिख देते हैं, 2 पाई आर। कब, जब ये हमारा एक पूरा सर्कुलर लूप बन रहा हो तभी लिखते हैं, हमेशा नहीं लिख देते हैं इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर। जब हमारा कोई क्लोज सर्कुलर लूप बनेगा तो वहां पे इस लूप की लंबाई डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन डीएल का मान रखें तो ये हो जाता है बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई टी। ठीक है, तो यहां से बी बराबर आ जाता है म्यू जीरो बटे 2 पाई आर आई टी। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, चुंबकीय क्षेत्र। किस बिंदु पे, बिंदु P पर। बड़ा मजा आ रहा है यहां तक, सब तो बहुत आसान है, हलवा है बिल्कुल। ठीक है, इस मतलब ये संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, एम्पियर के नियम लगाया, झट से ज्ञात हो गया, आंसर भी सही है, मजा आ गया। ठीक है, कितना अच्छा लगा। अब क्या करा मैक्सवेल ने क्या करा कि ऐसा ही P की तरह एक पॉइंट इन प्लेटों के बीच में ले लेते हैं और एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या वो पहले की बराबर थी। पहले जितनी त्रिज्या थी पहले, अब भी उतनी त्रिज्या ली, ऐसा ही एक लूप बना लिया और उस लूप पर हमने कोई एक बिंदु P मान लिया और इस बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ये मैं नहीं सोच रहा ना, मैं कुछ बता रहा, ये सब मैक्सवेल कह रहा है। ठीक है, कि मैक्सवेल जी कह रहे हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके अंदर एक प्लेट P है, हमने एक लूप बना, सॉरी इसके अंदर एक बिंदु P है और हमने एक लूप बना लिया, और ये जो लूप है ना, ये लूप जो है वही है जैसा कि बाहर था, जितनी लूप की त्रिज्या बाहर थी अंदर भी लूप की त्रिज्या उतनी ही है। तो अब ऐसा करते हैं, अगर एम्पियर का नियम फिर से लगाएं तो क्या होगा, तो फिर से एम्पियर नियम लगाया, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो आई टी, म्यू जीरो आई टी। ठीक है, लेकिन अब आपको मालूम है कि प्लेटों के बीच कोई धारा तो है नहीं, तो यानी कि हमारा जो आई टी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई टी का मान जीरो, तो ये तो हो गया म्यू जीरो। तो अगर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर जीरो है, तो इसका मतलब बी बराबर क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल तो जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल का मान होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, जीरो। मैक्सवेल है, उन्होंने क्या किया, वहां यहां जो बिंदु P थी यहां पर इन्होंने लाके रख दी एक चुंबकीय सुई, और ये चुंबकीय सुई जब लाके रखी तो इसमें हुआ डिफ्लेक्शन, मतलब विक्षेप। तो अब इसमें जब विक्षेप हुआ तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे तो यही निकला कि इस बिंदु P डैश पर जो है वो कोई ना कोई तो चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो उतना ही हुआ
जितना कि बिंदु P पर हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर का नियम है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसको कह दिया कि नहीं, ये नियम जो है वो सही नहीं है, इसमें त्रुटि है। एम्पियर का जो नियम है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू जीरो इंटू आई, ये त्रुटिपूर्ण है और इसमें एक कोई टर्म ऐसा है, इसमें कोई एक ऐसी धारा होगी जो इसके अंदर प्रवाहित हो रही होगी। तो एम्पियर ने कहा कि इसका मैक्सवेल ने कहा कि इसका मतलब जो एम्पियर लॉ बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई है, ये अधूरा है, इसमें कोई एक पद छूटा हुआ है। तो अब मैक्सवेल से पूछा गया कि कौन सा पद छूटा हुआ है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई एक और धारा प्रवाहित हो रही होगी, जिससे कि अभी तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस प्लेटों के बीच जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसी धारा को मैक्सवेल ने नाम दिया विस्थापन धारा। ठीक है बच्चों, इस धारा को मैक्सवेल ने क्या नाम दिया? विस्थापन धारा। और इसे किससे प्रदर्शित किया? आई डी से। ठीक, अब इस आई डी का मान पूछा गया कि इस आई डी का मान बताओ। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जैसे कोई समांतर प्लेट संधारित्र होता है, तो इसकी प्लेटों, एक प्लेट पे प्लस आवेश होता है और एक पर माइनस होता है, और इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है ई। इस वैद्युत क्षेत्र ई का जो मान होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिग्मा का मान क्या होता है? क्यू बटे ए। तो ए सिग्मा का मान यहां रख दिया, तो ई बराबर हमारा हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। अब अगर हम यहां से क्यू निकालें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। हो जाएगा बच्चों। अब आप लोगों को मालूम है कि चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता ई इंटू ए। पढ़ रखा आप लोगों ने। ठीक है, तो यानी कि ए फाई की जगह हम क्या लिख देंगे? क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई ई। अब हमारा जो आवेश है, हम पहले बता चुके कि आवेश समय के साथ बदल रहा था, तो मतलब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई। अब आपको मालूम है आई बराबर होता डी क्यू बटे डी टी, क्योंकि यहाँ टी के सब आवेश बदल रहा था, तो ये हो जाएगा डी बटे डी टी, और फाई की जगह लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट फाई ई। अब एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बटे डी टी। यहां पे लिखते हैं बच्चों, आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। ठीक है बच्चों, तो ये जो धारा है, ये धारा जो है वो आवेश के प्रवाह से नहीं उत्पन्न हुई, ये वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न हुई। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर का नियम था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, इसमें जो है जो छूटा हुआ पद है वो यही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। ठीक है, तो अब मैक्सवेल ने कहा कि सुनो भाई एम्पियर जी, जो आपने नियम दिया था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई, इसमें आई जो है वो अकेला नहीं होता है, आई के साथ एक पद आपको और जोड़ना पड़ेगा, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई प्लस आई डी। ठीक है, कई कई किताबों में इस आई को आई सी भी लिखते हैं, कंडक्शन करंट। ठीक है, आई डी का मान हमने कितना निकाला था? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई प्लस, इसका मान हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, ये तो निकाला था। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कर दें तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बटे डी टी। ठीक है,
ये जो समीकरण आया इसी को ही हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, या फिर मैक्सवेल का एम्पियर नियम में संशोधित समीकरण। इसी को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल का एम्पियर के परिपथीय नियम में संशोधित समीकरण। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से उस डाउट को अवश्य दूर करूंगा। अब आइए देखिए, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की थी, अब आपको इसे लिखना कैसे है उसे देख लेते हैं। विस्थापन धारा, क्या लिखेंगे? विस्थापन धारा की व्याख्या के लिए संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। ये एक संधारित्र है जिसे आवेशित किया जा रहा है। इस प्लेट पर धन आवेश है, इस प्लेट पर ऋण आवेश है। हमने क्या किया, पहले इसके बाहर कोई बिंदु P लिया और इसमें जो धारा आ रही थी वो कितनी थी, IT। तो यदि संधारित्र समय के साथ परिवर्तनशील धारा IT द्वारा आवेशित हो रहा है, तो संधारित्र के बाहर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू जीरो IT, ठीक है, और म्यू जीरो IT। अब ये इंटीग्रेशन ये B बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DL म्यू जीरो IT। इंटीग्रेशन DL का मान होता है 2πr, तो B इंटीग्रेशन DL की जगह रख देंगे 2πr इज इक्वल टू म्यू जीरो IT। तो B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 2π इंटू IT बटे R। ये हो गया समीकरण 2, और इससे हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बिंदु जो है प्लेटों के बीच में लेते हैं P'। यदि संधारित्र की प्लेटों के भीतर कोई बिंदु P' है तो बिंदु P' पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू जीरो IT। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र IT शून्य है, अतः इंटीग्रेशन B.dl बराबर शून्य। इसे मान लेते समीकरण 3। अब समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा, परंतु प्लेटों के भी, अब यहाँ पे जो है हम इस समीकरण 3 से अगर इंटीग्रेशन B.dl बराबर 0 लिखें तो इसका मतलब क्या होगा कि B बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। परंतु प्लेटों के बीच चुंबकीय सुई, जब हम यहाँ चुंबकीय सुई रखते हैं तो हमें पता चलता है, हम यहाँ पर चुंबकीय सुई रखते हैं तो हमें पता चलता नहीं, यहाँ पे तो जो है कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय सुई से। तो अब जो है मैक्सवेल यहाँ पे कहते, इसका मतलब एम्पियर का जो लॉ है उसमें कोई पद छूट गया है, उसी छूटे हुए पद को ज्ञात करते हैं। तो क्या रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। इस आधार पर मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि एम्पियर के परिपथीय नियम में कोई पद छूटा हुआ है, या छूटा हुआ पद ऐसा होना चाहिए जिससे बिंदु P के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, ठीक है। अब आपको मालूम है संधारित्र की प्लेटों के बीच जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र था वो E बराबर था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान होता है Q बटे A, तो यहाँ पे सिग्मा का मान रख दिया तो ये हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। तिरछी गुणा कर ली तो Q बराबर आ गया E एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लिया, E और A को एक साथ लिख दिया। आपको मालूम है विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है E इंटू A, तो E इंटू A की जगह हमने फाई E लिख दिया। अतः संधारित्र के भीतर धारा I बराबर हो जाएगा dQ बटे dt। Q का मान हमने ये वाला रख दिया तो हमारा I बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt, ठीक है। यही जो है ये से मान लो समीकरण 4। यही एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ पद है। इसी धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। अतः ID बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई डी फाई E बटे dt। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह से उत्पन्न धारा को चालन धारा कहते हैं। मालूम है जब किसी तार में धारा बहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट, चालन धारा IC। अतः ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमिति परिमिति मतलब बाउंड्री एक बंद लूप है, बाउंड्री क्या है, एक बंद लूप है, से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा IC तथा विस्थापन धारा ID का
योग होता है। मतलब अगर कोई एक ऐसी सतह है, कोई एक ऐसी सतह है जो एक परिमित बंद लूप है। क्या है? परिमित मतलब बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री क्या है? बंद है, बंद लूप है। तो उससे जो धारा निकलती है उसमें दो प्रकार की धारा होती है, एक तो चालन धारा आईसी और एक विस्थापन धारा आईडी। तो यानी कि जो है हमारा आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आईसी प्लस आईडी। परपथीय नियम में जो है आई की जगह क्या लिख देंगे? आईसी प्लस आईडी। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आईसी प्लस आईडी। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर इसे अंदर गुणा कर देंगे, म्यू जीरो आईसी इंटू म्यू जीरो आईडी। आईडी का मान आपको मालूम है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो आईसी, और आईडी का मान हम पीछे भी निकाल चुके थे समीकरण, इसे 4 रहने दो, पीछे निकाल चुके थे। तो आईडी का मान रख दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। इसे एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम कहते हैं। इसी को मैक्सवेल का एम्पियर के नियम में संशोधित समीकरण भी। तो बच्चों ये इस तरह से ये एक बहुत कठिन क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर समझाया, बहुत कोशिश की समझाने की, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ लें। मैं 100% उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अगला प्रश्न है 5 घा। ठीक है, 5 घा में कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? पोलेराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो इसको प्रश्न को कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो क्या होता है कि देखिए, जब प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत क्षेत्र का कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश अथवा समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तथा इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो ये एक क्रिस्टल है, टूरमेलिन क्रिस्टल। ये एक टूरमेलिन क्रिस्टल है, इसमें एक अध्रुवित प्रकाश पड़ता है। तो इस टूरमेलिन क्रिस्टल में जो अक्षें बनी होती है, इन अक्षों के अनुदिश जो प्रकाश होता है वही प्रकाश के कंपन बाहर निकलते हैं। तो ये जो है ये जो प्रकाश है जिसमें कंपन केवल एक ही दिशा में हो रहे हैं, इस प्रकार को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रश्न में आगे कह रहा है कि पोलेराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश तथा पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान कीजिए। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि एक हम पोलेराइड लेते हैं। ठीक है, ये कोई हमारा एक पोलेराइड है। ठीक है, इस पोलेराइड में इस तरह से अक्षें बनी हुई हैं। अगर कोई प्रकाश इस पोलेराइड पे गिरता है, इस पोलेराइड पर कोई प्रकाश गिर रहा है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है पोलेराइड पे, और अगर हम क्या करें कि इस पोलेराइड को घुमाएं, रोटेट करें, इस तरह से इस पोलेराइड को रोटेट करें, तो अगर इस पोलेराइड को रोटेट करने पर इसके बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं, तो हम इसे, ये जो प्रकाश गिर रहा है, इस प्रकाश को हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं हम, याद रखिएगा कि कोई भी प्रकाश है, जब वो किसी पोलेराइड पर गिरता है और अगर हम पोलेराइड को 360 डिग्री कोण घुमाते हैं, मतलब पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, तो अगर प्रकाश पोलेराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस पे पड़ने वाला प्रकाश साधारण प्रकाश होता है। ये प्रकाश कैसा होगा? साधारण प्रकाश होगा। ठीक है, तो भाई हमने लिखा है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो पोलेराइड पर गिरने वाला प्रकाश अध्रुवित या साधारण प्रकाश होता है। अब अगर हम इसे क्या करें कि इसे घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता जो है वो परिवर्तित हो और क्या हो कि 2 बार अधिकतम हो और 2 बार
न्यूनतम, न्यूनतम मतलब शून्य हो जाए, मतलब 2 बार प्रकाश की तीव्रता, इधर यहाँ पे जो प्रकाश निकल रहा है इसकी तीव्रता 2 बार न्यूनतम हो, मतलब शून्य हो जाए, और 2 बार अधिकतम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रकाश होगा, ये प्रकाश जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम बा तथा 2 बार शून्य होती है, तो इस पोलेराइड पर गिरने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जैसे ये वाला जो प्रकाश है ये कैसा होगा? साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। ऐसे ही अगर हम इधर चित्र बनाए एक, ये मान लेते कोई एक हमारा पोलेराइड है, ये इसमें अच्छे बनी हुई हैं और इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, तो इससे जो प्रकाश निकल के जाएगा, अगर इसकी तीव्रता 2 बार अधिकतम, 2 बार अधिकतम बा 2 बार शून्य, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रकाश है ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये जो प्रकाश होगा ये क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर हम इसको घुमाएं, ये जो हमने ध्रुव पोलेराइड लिया था इसको हम घुमाएं और घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता तो बदले लेकिन कभी भी शून्य ना हो, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है ये आंशिक ध्रुवित होगा। ठीक है, क्या होगा? क्या लिखा है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित तो होती है लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है, तो इस पोलेराइड पर गिरने वाला प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। इसे समझते हैं कैसे ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक हमारा पोलेराइड है, ये हमारा एक पोलेराइड है, इसमें अच्छे हैं इस तरह से, और इस पर कोई प्रकाश गिर रहा है, इस पर कोई प्रकाश गिर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अगर इससे निकलने वाला प्रकाश जो है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये अगर क्या हो जाए कि यहां पर 2 बार तीव्रता अधिकतम हो, ठीक है, और 2 बार तीव्रता न्यूनतम हो न्यूनतम हो, लेकिन शून्य ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, तो इस पर जो प्रकाश आए, इस पे जो प्रकाश गिरेगा, इस पे जो प्रकाश गिरेगा, ये प्रकाश हमारा, ये वाला जो प्रकाश है ये क्या होगा? आंशिक प्रकाश होगा, आंशिक प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। तो यानी कि बच्चों मैंने तीनों तरह से आपको बता दिया कि अगर किसी पोलेराइड से को घुमाया जाए, तो अगर किसी पोलेराइड को घुमाया जाए और प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो और 2 बार न्यूनतम हो और शून्य ना हो, जब न्यूनतम हो और शून्य ना हो, तो जो प्रकाश पोलेराइड पे गिर रहा है वो प्रकाश कैसा होगा? वो प्रकाश हमारा आंशिक ध्रुवित होगा। जैसा हमने यहाँ पे लिखा भी है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो तो होती है लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है, तो इस पोलेराइड पर गिरने वाला प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन हमने बता दी। क्या बताई कि अगर हम पहले पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं और पूरा पोलेराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमारा जो प्रकाश है वो साधारण प्रकाश होता है। ठीक है, और अगर हम किसी पोलेराइड को घुमाते हैं, 2 बार तीव्रता अधिकतम होती है और 2 बार तीव्रता शून्य हो जाती है, तो हम कहते हैं कि पोलेराइड पे जो प्रकाश गिर रहा है वो
समतल ध्रुवित प्रकाश है। और यदि हम किसी पोलेराइड को घुमाते हैं और घुमाने पर तीव्रता दो बार अधिकतम होती है और दो बार न्यूनतम होती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि पोलेराइड पे जो प्रकाश गिर रहा है वो प्रकाश कैसा होगा, वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 5 घ भी हल कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करो। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारा है 5 ड़ा। इसमें दिया क्या है पहले तो उसे लिख लेते हैं। तो दिया है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा। लैम्डा बराबर दे रखा है 3300 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मीटर में बदलेंगे, तरंगदैर्ध्य लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3300 गुणे 10 की घात -10 ये मीटर में आ जाता है। और हमें दिया है कार्यफलन W बराबर दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल लेते हैं तो 1.9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देते हैं तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें मालूम है कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण होता है 1/2 mv² मैक्स = h न्यू माइनस W। यहाँ न्यू आवृत्ति होती है प्रकाश की, h प्लांक के नियतांक होता है और ये जो है हमारी गतिज ऊर्जा होती है जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, h और न्यू का मान मालूम है आपको, न्यू बराबर होता है c/λ। तो यहाँ पे न्यू की जगह लिख देते हैं c/λ, तो ये h c/λ हो जाता है। तो h c/λ माइनस W। अब h का मान आप लोगों को मालूम है 6.6 गुणे 10 की घात -34 होती है और h c का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8। h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 और c का मान 3 गुणे 10 की घात 8, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 19.8 गुणे 10 की घात -26। अच्छा, W का मान कितना है 3.064 गुणे 10 की घात -19। तो आपका आंसर आ जाता है 2.96 गुणे 10 की घात -19। ये आंसर जो आता है ये जूल में आता है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रॉन की नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो गया है।